हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 ब्रीदिंग रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया है। उसके अंदर मैंने आपको कराया था सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद कराया था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोब्स मसल सेल्स के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसके बाद मैंने आपको कराया था ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। उसके बाद कराया था आपको मैंने ब्रीदिंग रेट। नाउ वी विल डू हाउ डू वी ब्रीद, हम कैसे सांस लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम मैकेनिज्म करेंगे ब्रीदिंग का। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। नॉर्मली हम एयर कहाँ से लेते हैं? नॉस्ट्रिल से, अपने नाक से लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी। जब हम इनहेल करते हैं एयर तो हमारे नॉस्ट्रिल्स से ये कहाँ जाती है? नेज़ल कैविटी में चली जाती है। फ्रॉम द नेज़ल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। नेज़ल कैविटी से एयर विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। और लंग्स की लोकेशन कहाँ है? ये चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। फिगर 10.4 पेज नंबर 112 है। ये यहाँ पे लंग्स दिखा रखे हैं। ये ओरल कैविटी है, हमारा माउथ है। इसके ऊपर ये नेज़ल कैविटी है, यहाँ पे नेज़ल पैसेज है। इसके बाद ये जो फेरेंक्स होता है इसको विंड पाइप भी बोल सकते हैं। और विंड पाइप के बाद यहाँ ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया कहाँ जा रही है? दोनों साइड जो लंग्स हैं लंग्स में जाती है। तो एयर नेजल पैसेज से होती हुई फेरेंक्स और ट्रैकिया में से होती हुई लंग्स में पहुँच जाती है। तो यहाँ पे दोनों साइड लंग्स दिखा रखे हैं। ये आउटर दिखा रखा है, बिल्कुल जो बाहर से दिखता है लंग। ये जो पिंक कलर का है किडनी शेप, ये लंग है। और इसके ऊपर येलो कलर की जो ये दिखा रखी हैं ये क्या हैं? ये ड्रिप्स हैं। और यहाँ पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है लंग्स का कि ट्रैकिया यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और एयर यहाँ पे पहुँच जाती है। और ये नीचे क्या दिखा रखा है? यहाँ पे डायफ्राम। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। ये कैविटी होती है साइड्स में, रिब्स के द्वारा सराउंड होती है। चारों तरफ रिब्स होते हैं इसके साइड चेस्ट कैविटी के। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. चेस्ट कैविटी के जो फ्लोर वाला पोर्शन है वो डायफ्राम बोलते हैं उसको। ये एक बड़ा होता है और मस्कुलर शीट होती है, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। चेस्ट कैविटी के फ्लोर में होता है ये। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। जब ब्रीदिंग होती है, इनहेलेशन होता है या एक्सहेलेशन होता है, तो उसमें डायफ्राम और जो रिब केज होता है इन दोनों की मूवमेंट होती है। तो ब्रीदिंग में किस किस चीज़ की मूवमेंट होती है? डायफ्राम और रिब केज की। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। जब हम हवा लेते हैं तो हमें उस टाइम क्या होता है? जो रिब्स होते हैं वे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं। एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। आप पेज नंबर 113 पे देख सकते हैं। ये जो इनहेलेशन का प्रोसेस दिखा रखा है, ये यहाँ पे ऑरेंज कलर की क्या है? ये रिब्स हैं। ये आउट मूव कर रही हैं, दे मूव आउट। और ये जो डायफ्राम दिखा रखा है ब्लैक कलर की लाइन से, ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों आता है ये नीचे की तरफ? और रिब्स बाहर क्यों जाती हैं? ताकि हवा के आने के लिए जो स्पेस है वो बढ़ जाए। ठीक है।
ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी के अंदर हवा के लिए जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। और एयर कहाँ रश करेगी? लंग्स में, लंग्स की तरफ आएगी। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। लंग्स एयर से बिल्कुल फिल हो जाते हैं। अब करेंगे हम एक्सहेलेशन प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको इनहेलेशन प्रोसेस कराया है। अब हम एक्सहेलेशन प्रोसेस करेंगे। तो इनहेलेशन का अपोजिट होता है एक्सहेलेशन। तो यहाँ पे डायफ्राम और जो रिब्स हैं वो भी अपोजिट मूव करेंगी। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड। इनहेलेशन में अप एंड आउटवर्ड था और इसके अंदर एक्सहेलेशन के अंदर डाउन एंड इनवर्ड। जो रिब्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाती हैं और अंदर की तरफ आ जाती हैं। वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है जैसे ये पहले था। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। इससे चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। और लंग्स में से एयर बाहर निकल जाती है। दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजीली। हम इन मूवमेंट्स को ईजीली महसूस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक्सहेलेशन के बारे में बता देती हूँ। ये एक्सहेलेशन की सेकंड पिक्चर है। यहाँ पे इनहेलेशन में एयर मूव करती है, एयर इज़ ड्रॉन इन। और यहाँ पे एक्सहेलेशन में एयर इज़ फोर्स्ड आउट, एयर बाहर निकलती है। तो रिब्स हैं वे अंदर की साइड आते हैं और जो डायफ्राम है वो ऊपर की साइड आता है। तो ये जो चेस्ट कैविटी वाला पोर्शन है ये छोटा हो जाता है और एयर बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया एक्सहेलेशन। जो ये मूवमेंट होती है रिब्स की और डायफ्राम की, इसको इजीली फेल्ट किया जा सकता है। कैसे? टेक ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लें। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन एंड फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। व्हाट डू यू फाइंड? आप एक गहरी सांस लेंगे और अपने एब्डोमेन पर अपना हाथ हथेली रखेंगे और हमें एब्डोमेन की मूवमेंट फील होती है। व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या पता लगा इससे? After having learnt that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition। तो आपने जैसे सीख लिया है कि ब्रीदिंग के टाइम चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है उसके अंदर चेंज होता है। तो बच्चे क्या करते हैं? चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। Everyone was boasting she or he could expand it the maximum। तो सभी कहते हैं कि मैं ज़्यादा अपनी चेस्ट को एक्सपेंड कर सकता हूँ। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स। तो क्लासमेट्स ये एक्टिविटी कर सकते हैं आपस में। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके नीचे दिया हुआ है ब्लू बॉक्स। ये ब्लू बॉक्स है, इनको छोड़ना नहीं है क्योंकि इनके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। जो हमारे चारों तरफ एयर है इसके अंदर बहुत से अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? स्मॉग, धुआं, डस्ट, धूल, पॉलन्स। फ्लावर्स के जो पॉलन्स होते हैं, when we inhale the particles get trapped in the hair present in our nasal cavity। जब हम inhale करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वे हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity। लेकिन कभी कभी ये पार्टिकल्स नेज़ल कैविटी से भी पीछे पहुंच जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। इससे कैविटी की लाइनिंग इरिटेट हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच वी स्नीज। और जिसकी वजह से हम स्नीज करते हैं।
Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust-free clean air enters our body. स्नीजिंग से ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, पॉलन्स हैं, स्मोक है, ये इनहेल्ड एयर से बाहर निकल जाते हैं जैसे हम छींक मारते हैं। एंड ए डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स बॉडी, और एक डस्ट से फ्री और बिल्कुल साफ एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। टेक केयर, क्या ध्यान रखना है? When you sneeze, you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person. जब आपको छींक आती है तो आपको अपने नोज़ को ढक लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स जो आपके नोज़ से स्नीजिंग के द्वारा निकले हैं, ये किसी और पर्सन भी इनको इनहेल कर सकता है। स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग से लंग्स हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो स्मोकिंग इज़ आल्सो लिंक टू कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर भी हो सकता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, सो स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। एक्टिविटी 10.4 पेज नंबर है 113। टेक ए डीप ब्रीथ, गहरी सांस लें। मेज़र द साइज ऑफ द चेस्ट विद ए मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2। अपनी चेस्ट का साइज़ नापेंगे किसी टेप से, मेजरिंग टेप से, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को, टेबल है 10.2, नेम ऑफ द क्लासमेट, इनहेलेशन के दौरान, फिर एक्सहेलेशन के दौरान, और फिर हमने जो चेस्ट का साइज़ है उसमें डिफरेंस आया वो हमने इसमें भरना है। मेज़र द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज़ द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। तो हमें क्या करना है, जब एक्सपेंड होती है चेस्ट तो हमें साइज़ का मेज़र करना है और देखना है कि किस क्लासमेट की चेस्ट की मैक्सिमम एक्सपेंशन हुई है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग बाय ए सिंपल मॉडल। हम जो ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म है इसको हम एक मॉडल के द्वारा भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्टिविटी 10.5, टेक ए वाइड प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल लेंगे चौड़ी, रिमूव द बॉटम, इसकी बॉटम को हम रिमूव कर देंगे। गेट ए वाई शेप्ड ग्लास, और प्लास्टिक ट्यूब, एक वाई शेप की ट्यूब लेंगे हम। मेक ए होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। तो मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये आपके पेज नंबर 114 पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये एक वाइड बॉटल लेनी है, इसकी जो बॉटम है इसको हमने रिमूव कर देना है। इसके अंदर हम वाई शेप्ड, ये बिल्कुल उल्टा रखना है हमने, वाई शेप ट्यूब है ये, और यहाँ पे हमने 2 बैलून्स लगाने हैं। और जो हमने नीचे जो इसकी बॉटम काटी थी यहाँ पे हमने एक रबड़ शीट लगानी है। ठीक है, तो रबड़ शीट को जब हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये हमारे जो बैलून्स हैं ये एक्सपेंड हो जाएंगे। इनहेलेशन प्रोसेस शो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, जब हम इस रबड़ शीट को अंदर की तरफ धकेलेंगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ धकेलेंगे तो हवा का यहाँ पे जो हवा है यहाँ पे कम हो जाएगी, और ये जो दोनों बैलून्स हैं ये श्रिंक हो जाएंगे और एयर बाहर निकल जाएगी बैलून्स की। तो यहाँ पे ये एक्सहेलेशन प्रोसेस शो करता है। टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब, जो हमने वाई ट्यूब ली है, वाई शेप की ट्यूब ली है और उल्टी करके रखी है, वहाँ पे हमने डिफ्लेटेड बैलून्स, पिचके हुए 2 बैलून्स लगाने हैं। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इन द बॉटल, और हमने बॉटल के अंदर ये वाई शेप की ट्यूब उल्टी करके रखनी है। अब हमने बॉटल को कैप लगा देनी है। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, और हमने इसको एयर टाइट करना है। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई ए थिन रबड़ और प्लास्टिक शीट यूजिंग ए लार्ज रबड़ बैंड। रबड़ बैंड की हेल्प से हमने जो बॉटम काट रखी है वहाँ पे हमने एक रबड़, और या रबड़ शीट लगा सकते हैं या प्लास्टिक की शीट लगा सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पहले हम एक्सपेंशन का प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम दूसरा करेंगे। पुल द रबड़ शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड, तो ये जो रबड़ शीट है इसको हम नीचे की तरफ पुल करेंगे। वॉच द बैलून्स, बैलून्स को देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको बैलून्स का। जब हम
रबड़ शीट को नीचे की तरफ खींचते हैं तो हमें बैलून्स यहाँ पे फूले हुए दिखाई दे रहे हैं। वट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बैलून्स जो फूल जाते हैं, जिनके अंदर हवा भर जाती है, ये हमारा इनहेलेशन प्रोसेस को शो करता है कि यहाँ पे एयर बैलून्स के अंदर फिल हो जाती है। वट डज़ द रबड़ शीट रिप्रेजेंट, यहाँ पे रबड़ शीट क्या रिप्रेजेंट करती है? रबड़ शीट यहाँ पे डायफ्राम को रिप्रेजेंट करती है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो आप इस तरह से ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट डू वी ब्रीद आउट, यहाँ पे क्या दिखा रखा है? जब हम रबड़ शीट को अंदर की तरफ धकेलते हैं, हम यहाँ पे रबड़ शीट को एक डायफ्राम की तरह यूज़ कर रहे हैं, और ये जब अंदर की तरफ जाएगा तो हवा इनमें से बैलून्स में से निकल जाएगी, और यहाँ पे ये एक्सहेलेशन प्रोसेस शो करता है। तो ये हो गया हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इसका टॉपिक था हमारा वाई डू वी ब्रीद, हम हाउ डू वी ब्रीद, हम कैसे सांस लेते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो चुका है आपका। अब हम करेंगे व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम ब्रीद करते हैं, बाहर सांस छोड़ते हैं, तो क्या उसके अंदर क्या छोड़ते हैं हम, क्या निकलता है उसमें से? टेक ए सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ए ग्लास और ए प्लास्टिक बॉटल, पेज नंबर 115 पे दिखा रखा है। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब दिखा रखी है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है? मेक ए होल इन इट्स लिड, यहाँ पे हमने एक कॉर्क लगाना है या एक लिड लगानी है, और इसके अंदर हमने एक छोटा सा होल रखना है जिससे यहाँ पे एक स्ट्रॉ अंदर आ सके। यहाँ पे प्योर सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डालना है? टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लाइम वाटर डालना है। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड, और हमने एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ डालना है इसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर। इन सच ए वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर, और ये इस तरह से डालना है, लेंथ इतनी होनी चाहिए कि लाइम वाटर के अंदर डिप हो जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू ए स्ट्रा ए फ्यू टाइम्स, तो हम अब इसमें से ब्लो करेंगे धीरे धीरे स्ट्रो के थ्रू, और कई बार हमें ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे इसके अंदर हम। इज़ देयर ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर के अंदर कोई चेंज आता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्नड इन द चैप्टर 6? यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम एयर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, तो जो गैसेस हम छोड़ते हैं वो क्या होती हैं? दे आर ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो कोई सिंगल गैस हम लेते नहीं हैं, इनहेल नहीं करते, और सिंगल गैस हम एक्सहेल नहीं करते। जो भी हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं वो क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। व्हाट डू वी एक्सहेल, हम क्या छोड़ते हैं? डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ए मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विद इट, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये एक मिक्सचर होता है गैसेस का? यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन ए मिरर ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप मिरर के ऊपर एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो मॉइस्चर की एक लेयर बन जाती है मिरर के सरफेस पे। फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट्स कम, और तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? बुजो वांट्स टू नो हाउ मच ए पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स, बुजो जानना चाहती है कि एक आदमी लंग्स के अंदर कितनी एयर होल्ड कर सकता है। बुजो वांट्स टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स, आपको हैरानी होगी, हमारे लंग्स अबाउट 6 लीटर एयर को होल्ड कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 6 लीटर्स। आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जब आप मिरर के ऊपर एक्सहेल करते हैं तो इसके सरफेस पे मॉइस्चर आ जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, तो कहाँ से आते हैं? हमारे माउथ के अंदर मॉइस्चर होती है, जब हम ब्लो करते हैं मिरर के ऊपर
तो वो मॉइस्चर, मिरर तो ठंडा होता है, मिरर के ऊपर वो मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है और हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये एक्टिविटी की थी हमने 10.6 लाइम वाटर, जब हम इसके अंदर ब्लो करते हैं तो लाइम वाटर यहाँ पे मिल्की हो जाता है, इट बिकम्स मिल्की, दूधिया हो जाता है। जैसे दूध का कलर होता है, दूध का कलर तो बिल्कुल वाइट होता है, ये थोड़ा सा मिल्कीनेस आ जाती है, इसमें दूधियापन सा आ जाता है। ये दूधियापन क्यों आता है? क्योंकि हम सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के अंदर आती है तो लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो इनहेल्ड एयर में और एक्सहेल्ड एयर में कितनी कितनी होती है, इस ब्लू बॉक्स के अंदर बताया हुआ है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन कितनी होती है हवा के अंदर, 21% होती है। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो 21% हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हवा में से और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जाती है। लेकिन जब एक्सहेल्ड एयर निकल के आती है तो उसके अंदर केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है। तो ऑक्सीजन कितनी होती है? 16.4% होती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है एक्सहेलेशन में, ये हो जाती है 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। तो यहाँ से मैंने आपको आज शुरू कराया था हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या करना है, नोस्ट्रिल से हवा कहाँ जाती है? नेज़ल कैविटी में, और नेज़ल कैविटी से कहाँ जाती है? लंग्स में। और लंग्स कहाँ है? हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर हैं। और चेस्ट कैविटी कहाँ किस चीज़ से साइड्स में सराउंडेड होती है? घिरी हुई होती है रिब्स से। और चेस्ट कैविटी में नीचे की तरफ क्या होता है? डायफ्राम होता है। चेस्ट कैविटी का फ्लोर बोलते हैं इसको, डायफ्राम को, ठीक है। और ब्रीदिंग के अंदर क्या क्या होता है? डायफ्राम और रिब केज की मूवमेंट होती है। तो इनहेलेशन में क्या होता है? रिब्स बाहर की तरफ आते हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, तो ये चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाएगा और एयर इजीली अंदर आ जाएगी, ठीक है। और एक्सहेलेशन में क्या होगा? रिब्स अंदर की तरफ आएंगे, डायफ्राम भी अंदर की तरफ आ जाता है, चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है और एयर यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में किस चीज़ की मूवमेंट होती है? डायफ्राम और रिब केज की। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है और यहाँ पे ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस होती है। स्नीजिंग क्यों होती है? क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी नेज़ल कैविटी से पीछे तक पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से जो लाइनिंग है कैविटी की वो इरिटेट हो जाती है और हम स्नीज़ करते हैं, हमें छींक आ जाती है। और छींक से क्या होता है? जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो हमारी नोज़ से रिमूव हो जाते हैं और हमें क्लीन एयर मिल जाती है। और हम सांस द्वारा क्या छोड़ते हैं? व्हाट डू वी ब्रीद आउट? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये एक मॉडल दिखा रखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का अंडरस्टैंड करने के लिए। व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम सांस द्वारा क्या छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। लाइम वाटर के अंदर आपको बार बार ब्लो करना है। ब्लो करेंगे तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वो जब नीचे जाएगी तो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ये प्रूव करने के लिए कि हम सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इनहेल्ड एयर के अंदर और एक्सहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है? हम क्या लिखते हैं, हम क्या सोचते हैं कि भाई ऑक्सीजन तो होती ही नहीं, हम तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इनहेल्ड एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, तो एक्सहेल्ड एयर के अंदर 16.4% ऑक्सीजन होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर 0.04% है तो यहाँ पे ये 100 टाइम्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट
बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।